हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि DGMS के फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले DGMS के फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनेशन पैटर्न है DGMS का, खासकर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सर्टिफिकेट एग्जाम में, वो अभी चेंज हो गया है। पहले की तुलना में अभी मैनेजमेंट से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो कौन है इनमें से? स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑल ऑफ दीज। मैनेजमेंट का जो फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लीडिंग या फिर आप इसमें डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारा जो फंक्शन है ये सभी फंक्शन मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का इनमें से कौन एडवांटेज नहीं है, ये आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन में। यानी जो एडवांटेज होगा डिसेंट्रलाइजेशन का वो हमारा आंसर नहीं होगा। जो डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शंस क्या है? प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर एग्जीक्यूटिव। एक तरह का फाउंडेशन प्रोवाइड करता है फ्यूचर एग्जीक्यूटिव के डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी है इनइफेक्टिव कंट्रोल ओवर ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस। प्रोसेस और जो ऑपरेशन है उन पे जो नियंत्रण है, इनमें जो कंट्रोल है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है प्रॉम्प्ट एक्शन एंड क्विक डिसीजन। बहुत ही जल्दी आप एक्शन ले सकते हैं, तुरंत एक्शन ले सकते हैं, तुरंत डिसीजन आप ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है रिलीव्स टॉप एक्सेसिव वर्कलोड। तो टॉप मैनेजमेंट का जो एक्सेसिव वर्कलोड है उनमें राहत देता है डिसेंट्रलाइजेशन। और ऑप्शन नंबर ई है मोटिवेट फॉर सबऑर्डिनेट्स, यानी जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको एक तरह का मोटिवेशन प्रोवाइड करता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इस सवाल में पूछा गया कि इनमें से कौन एडवांटेज नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन का, तो इसका सही उत्तर होगा इनइफेक्टिव कंट्रोल ओवर ऑपरेशन एंड प्रोसेस। ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेजेस डिसेंट्रलाइजेशन का। बाकी जो है ऑप्शन नंबर ए, सी, डी और ये सब क्या है? एडवांटेजेस है ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, कहाँ से किसको देना है? तो सेंट्रल अथॉरिटी से जो है डिसीजन मेकिंग जो पावर है, जो अथॉरिटी पावर है, वो डेलीगेट करना है टू द लोअर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। या इससे फायदा क्या होता है? पहला फायदा ये होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि जो लोअर लेवल मैनेजर है, ठीक है, उनको जब डिसीजन मेकिंग का पावर दिया जाता है तो एक्सपीरियंस गेन करता है डिसीजन मेकिंग में, जिसके कारण वो जो है फ्यूचर में जब भी वो एग्जीक्यूटिव बनेंगे तो एक तरह का वहाँ पे डेवलपमेंट उनका होता है। तो ये एक एडवांटेज है। ऑप्शन नंबर सी था प्रॉम्प्ट एक्शन एंड क्विक डिसीजन। तो डिसेंट्रलाइजेशन चूंकि अब यहाँ पे पावर जो है यहाँ अथॉरिटी दे चुके हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को, तो क्या डिसीजन मेकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है डिसीजन मेकिंग जो है वो लोअर लेवल को दिया गया है। कोई भी इशू होगा उसे तुरंत जो है रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी वहाँ पे मिलेगा। तो ये इसका फायदा है। इसका एक और ये भी फायदा है कि जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है उनमें जो एक्सेस वर्कलोड है उनसे उनको थोड़ा सा राहत मिलता है, क्योंकि अब जो डिसीजन मेकिंग जो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये भी एडवांटेज है। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन एडवांटेज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो था इनइफेक्टिव कंट्रोल ओवर प्रोसेस एंड ऑपरेशन, ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का एक सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि जैसे ही आप अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डेलीगेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेंट्रल लेवल से लोअर लेवल को दे देते हैं, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारा जो ऑपरेशन होता है उसके कंट्रोल करने में उसको जो यूनिफॉर्मिटी है वो कहीं ना कहीं लैक करती है, जिसके कारण जो है डिसीजन मेकिंग पूरे हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, जिसके कारण बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जिससे जो ऑपरेशन और प्रोसेस में कंट्रोल करना होता है वो इनइफेक्टिव बन जाता है। तो ये है इसका सही उत्तर, आप देख सकते हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन। ये चलिए अगले सवाल की तरफ डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज मीन बाय द टर्म फंक्शनल मैनेजमेंट। फंक्शनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए फंक्शनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऑल ऑफ दीज, बी अ सिस्टम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स नीडेड टू एडमिनिस्टर अ बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी है टाइप ऑफ मैनेजमेंट दैट इज बेस्ड मोर ऑन पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर डी है अ सिस्टम दैट supports a flat form of command chain, and option number E है a system that groups together to do various jobs and is organized by departments, sections और function। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन मैनेजमेंट किसी इंडिविजुअल पे, ठीक है, किसी पर्सनैलिटी पे डिपेंड नहीं करता है। क्या ये बहुत सारा यहाँ पे डिपार्टमेंट बनता है, बहुत सारे सेक्शन बनता है, तो ये पूरा जो सिस्टम होता है मैनेजमेंट उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन मैनेजमेंट। जैसे कि CMD है, CMD के नीचे आते हैं डायरेक्टर टेक्निकल, फिर यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्टर पर्सनल, फिर यहाँ पे आ जाता है डायरेक्टर फाइनेंस, ठीक है, और भी आएंगे। तो इस तरह का क्या फंक्शनल, यहाँ पे एक तरह का क्या है फंक्शनल मैनेजमेंट है, तो इसी को फंक्शनल मैनेजमेंट कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ PERT एंड CPM इज वैलिड। PERT और CPM के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए लेवलिंग एंड स्मूथिंग आर द टेक्निक्स रिलेटेड टू द रिसोर्स शेड्यूलिंग इन CPM। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर ए, C एंड D
और ऑप्शन नंबर सी है PERT इज इवेंट ओरिएंटेड वाइल CPM इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, PERT इज प्रोबेबिलिस्टिक वाइल CPM इज डिटर्मिनिस्टिक, एंड ऑप्शन नंबर ई है बोथ B एंड C। तो इस सवाल का सही उत्तर जानने से पहले थोड़ा PERT और CPM के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और CPM का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करते हैं। PERT एक बहुत ही पॉपुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि वैसे केसेस में एप्लीकेबल होता है जहाँ पर किसी टास्क को या किसी प्रोजेक्ट को कितना समय चाहिए खत्म करने के लिए वो पता नहीं है, वो सर्टेन नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग PERT इस्तेमाल करते हैं। वही CPM हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको पता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो PERT जो है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पे काम करता है क्योंकि सर्टेन नहीं है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम कर रहा है। वही CPM जो है वो स्टैटिस्टिकली एल्गोरिथम पे काम करता है। CPM इज अ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल वाइल PERT जो है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है। तो अब हम बता सकते हैं कि सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर A, C एंड D, यानी जो CPM का जो टेक्निक है इसे रिसोर्स शेड्यूलिंग करने के लिए तो लेवलिंग एंड शेड्यूलिंग इस्तेमाल होता है। PERT इवेंट ओरिएंटेड होता है, CPM एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, PERT प्रोबेबिलिस्टिक होता है, वाई CPM डिटर्मिनिस्टिक होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, A, C एंड D। अगला सवाल है वर्क स्टडी इज अ मेथड ऑफ इन्वॉल्विंग डैश एंड डैश स्टडी। वर्क स्टडी जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें कौन से स्टडी जो है इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन A एंड B, यानी A एंड B होगा। ऑप्शन नंबर B है वर्क स्टडी एंड ऑल ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर C है टाइम एंड मोशन, ऑप्शन नंबर D है मेथड एंड मोशन, और ऑप्शन नंबर E है नन। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है टाइम एंड मोशन। वर्क स्टडी में आपको टाइम स्टडी भी इंक्लूड होता है और मोशन स्टडी भी इंक्लूड होता है। वर्क स्टडी भी आपको याद कर लेना है। अगले सवाल पे आते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज टू, जो पहला स्टेप होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कौन सा स्टेप होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डिटरमाइन द गोल, यानी जो गोल है उसको पता करना। ऑप्शन नंबर B है प्रॉब्लम को एनालाइज करना। ऑप्शन नंबर C है सोल्यूशन जनरेट करना। ऑप्शन नंबर D है मिसिंग वैल्यू पता करना, और ऑप्शन नंबर E है प्रॉब्लम को डिफाइन करना। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर E, प्रॉब्लम को डिफाइन करना। अगले सवाल पे आते हैं। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में वेरियस स्टेप्स क्या होते हैं, कौन कौन से होती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर B है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर C है असाइनिंग अ हेड फॉर ईच ग्रुप, ऑप्शन नंबर D है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इन द ग्रुप, और ऑप्शन नंबर E है क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो यहाँ पे जो वेरियस स्टेप्स हैं जो ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो ऑल ऑफ द अबव है, यानी हर ग्रुप का एक जो है हेड होगा, ठीक है। इसके अलावा आप इस्टेब्लिश करेंगे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसके नीचे जो भी होगा वो रिपोर्टिंग किसको करना है ये इस्टेब्लिश करेंगे ग्रुप में। इसके अलावा ठीक है जो भी एक्टिविटीज़ है इनका आपको क्लासिफिकेशन भी करना है, ग्रुपिंग भी करना है। ये सभी स्टेप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। मोस्ट मैनेजमेंट टीम्स यूज अप्रेजल बट व्हाट इज मीन्ड बाय दिस टर्म। बहुत सारी जो मैनेजमेंट टीम होते हैं वो अप्रेजल टर्म यूज करते हैं, पर इस टर्म का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है द इवैल्यूएशन ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो इवैल्यूएट करना किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऑप्शन नंबर B अ सिस्टम यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सनल, ऐसा सिस्टम जिससे किसी पर्सनल का परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। ऑप्शन नंबर C है द मेन वे इन विच एम्प्लॉय वेजेस आर डिटरमाइंड, ऐसा मुख्य तरीका जिससे एम्प्लॉय का जो वेजेस है, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, वेजेस जो है वो पता किया जाता है। ऑप्शन नंबर D है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर E है सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑफर्ड बाय द रिटेलर्स टू अट्रैक्ट कस्टमर लॉयल्टी, ऐसा सिस्टम जिससे रिटेलर यूज करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं कस्टमर को ताकि उनकी लॉयल्टी को अट्रैक्ट कर सके। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर A। अप्रेजल का मतलब होता है कि किसी एम्प्लॉय का एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उसके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना, आकलन करना, पता करना है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। खासकर आपने अप्रेजल जो है प्राइवेट कंपनीज में काफ़ी सुना होगा। प्राइवेट कंपनी में जब भी प्रमोशन की बात आती है ना, तब जो है अप्रेजल देखा जाता है। अप्रेजल का मतलब पिछले साल जो है इसका परफॉर्मेंस कैसा है इंडिविजुअल का, ठीक है। तो अप्रेजल के आधार पर उसको प्रमोशन दिया जाता है, उसको सही ग्रेड में या सही रैंक में उसको जो एस्टैब्लिश कर दिया जाता है उस एम्प्लॉय को कि कितना उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलना चाहिए उसका सैलरी कम होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक अप्रेजल का मतलब है कि इवैल्यूएशन किसी चीज़ का, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस का एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, इसको बोलते हैं अप्रेजल। अगले सवाल पे आते हैं। हाउ डू यू एसेस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या समझेंगे आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है द इंटरेस्ट रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रॉम अ प्रोजेक्ट और द इन्वेस्टमेंट इक्वल टू जीरो। ये वह इंटरेस्ट रेट है जिस पर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है सभी कैश फ्लो का, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी प्रोजेक्ट के या किसी इन्वेस्टमेंट के, वो जीरो हो जाए। मतलब वह इंटरेस्ट रेट जिस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी प्रोजेक्ट का या किसी इन्वेस्टमेंट का वो जीरो हो जाए, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन नंबर B है इट इज अ रेट इन विच कंपनी प्लान फॉर इन्वेस्ट देयर कैपिटल सो दैट दे ऑलवेज बी इन अ प्रॉफिट मोड। ये वह रेट है, वह दर है जिस पे कंपनी जो है प्लानिंग करती है, इन्वेस्ट करती है अपने पैसे को ताकि हमेशा प्रॉफिट में रहे। ऑप्शन नंबर C है इट इज द इंटरेस्ट रेट इन विच
ईच कंपनी बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक्स एंड अदर फेलो कंपनीज। या वह इंटरेस्ट रेट है जिस पर कंपनी जो है किसी बैंक से पैसा उधार लेती है या फिर कोई दूसरी कंपनी से पैसा उधार लेती है। ऑप्शन नंबर डी है, इट इज़ द इंटरेस्ट रेट इन विच कैपिटल वाज बोरोड फ्रॉम ओवरसीज मार्केट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी। यह वह इंटरेस्ट रेट है जिसपे पैसा जो है उधार लिया जाता है ओवरसीज मार्केट, यानी विदेशी मार्केट से पैसा लिया जाता है जिस दर पे किसी कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए, वह इंटरेस्ट रेट। या फिर ऑप्शन नंबर ई है, ईच कंपनी बोरोज capital investment from financial institution and the rate of interest which it has to pay back to the lenders is called IR। मतलब हर एक कंपनी जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो उधार लेती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो भी इसको लोन दिया था, जो भी कंपनी को लोन दिया था, जिसको जो रेट पे करना पड़ेगा उसको बोलेंगे IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या इसका सही उत्तर? देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि ऐसा डिस्काउंटेड रेट, मतलब एक तरह समझ लेते हैं कि वह इंटरेस्ट रेट जिस पर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है सभी कैश फ्लोज का, चाहे वो जो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, किसी इन्वेस्टमेंट के या प्रोजेक्ट के, वो जीरो हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हम लोग को पता लगा देता है कि किसी इन्वेस्टमेंट में हमको लगभग कितना एनुअल रिटर्न हमको मिलने वाला है। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ज़्यादा हो जाता है किसे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो प्रोजेक्ट तभी हम लोग मानेंगे कि ये फायदेमंद है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तब हम लोग मानेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा लगा रहे हैं वो क्या है, प्रॉफिटेबल है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा, इसका सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर ई होगा। डिफाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट को डिफाइन कीजिए। तो थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब थोड़ा सा क्या है, इसको थोड़ा शॉर्टकट में समझते हैं क्योंकि इतना सारा ऑप्शन जो है कोई काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो शॉर्टकट में समझते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज टू इंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब वही होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन ये जो हम लोग करेंगे किस चीज़ के लिए करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग करेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, ताकि सुनिश्चित किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्स है, रिसोर्स का जो इस्तेमाल है वो ऑप्टिमाइज वे में हो, वर्क फ्लोज को मैनेज किया जाए और जो भी हमारा टारगेट प्रोडक्शन है उसको मीट किया जाए, क्वालिटी मेंटेन किया जाए और कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है उसको कम किया जाए। ये कुछ इसके एम होते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। तो इस तरह से सवाल का सही उत्तर क्या होगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, मैन पावर के लिए नहीं है। ठीक है, सी में देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग के लिए भी नहीं होता। डी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस व्हिच इंश्योर दैट देयर टारगेट्स आर अचीव्ड बाय डिवाइसिव प्लान। ये भी उसका फुल मीनिंग नहीं दे रहा है। इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच कंपनी इंश्योर लो कॉस्ट ऑफ इनपुट, एनर्जी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। ये भी है, और सबसे बेस्ट जो इसका डिफिनेशन होगा ऑप्शन नंबर ये होगा कि इट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है ये ऐसा प्रोसेस जिससे कंपनी, ठीक है, इस्तेमाल करते किस चीज़ के लिए, पोटेंशियल मेजर इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर को पता करने के लिए। कैपिटल बजटिंग का मतलब वह प्रोसेस जिससे कंपनी जो है पता लगाते हैं कि लगभग कितना हमको इन्वेस्टमेंट लगने वाला है किसी प्रोजेक्ट पे या फिर कितना हमको खर्चा लगने वाला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग आप डोमेस्टिक घर में भी करते हैं, सपोज घर में भी हम लोग जो सैलरी मिलती है तो हम लोग एक मतलब समझ लीजिए कि हम लोग हिसाब किताब लगाते हैं कि लगभग जो है कितना हमको इस महीना चलाने के लिए कितना हमको पैसा कहाँ लगने वाला है, स्कूल की फीस में कितनी लगने वाली है, मार्केटिंग में मतलब जो ग्रॉसरीज खरीदनी है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये सब हम लोग क्या करें, एक तरह से हम लोग पोटेंशियल जो हमारे इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंडिचर है वो हम लोग पता कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। ये कंपनी लेवल पे जब होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द पोटेंशियल कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन वेदर दे विल एड वैल्यू टू कंपनी और नॉट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कितना हमारा लागत होता है, इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। इसमें ये भी हम लोग एनालाइज करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट क्या है। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, जिससे हमको पता चलता है कि क्या ये जो इसमें हम लोग पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी में वैल्यू ऐड करेगा या फिर नहीं करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो इस सवाल का देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, द प्रोसेस इन विच अ बिजनेस डिटरमाइंस वेदर द प्रोजेक्ट सच एज बिल्डिंग अ न्यू प्लांट और इन्वेस्टिंग इन अ लॉन्ग टर्म वेंचर आर वर्थ परस्यूइंग और नॉट। ये वह प्रोसेस है जिससे, और किसी बिजनेस का वह प्रोसेस जिसमें वो पता लगाते हैं कि कोई प्रोजेक्ट जैसे कि नया प्लांट बनाना या किसी लॉन्ग टर्म वेंचर पे इन्वेस्ट करना वर्थ होगा या नहीं होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि कैपिटल बजटिंग है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। टेक्निक टू इवैल्यूएट कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आर कॉल्ड एज। ठीक है, वह तकनीक जिसे हम लोग आकलन करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा होने वाला है। ठीक है, जो हमको क्या बता दे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बता दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। वह तकनीक जिससे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर का इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इस टेक्निक में ही आपके जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया,
या फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये सभी जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो टेक्निक है इसी के कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जैसे कि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। ठीक है, ये हमको बताता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, बाय डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज टू देयर प्रेजेंट वैल्यू स्टडी। ठीक है, आर टाइम स्टडी विच फोकस ऑन द डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क एंड मोशन स्टडी विच एग्जामिन द फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व इन अ टास्क। ठीक है, टू एलिमिनेट अननेसेसरी एक्शन। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ये हमको बताता है मनी का टाइम वैल्यू जो है हमको बता देंगे। जैसे कि आज किसी इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है, ठीक है, जैसे कि हम जमीन अभी ले रहे हैं, ठीक है, 1 करोड़ का जमीन ले रहे हैं, अब फ्यूचर में तो 1 करोड़ का रहेगा नहीं, है कि नहीं, वो रहेगा 20 करोड़ का। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स हैं, इससे हमको पता चल जाता है कि जो हमारा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है, वो है कि नहीं है, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट जो है प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वर्थ इट है या नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। वर्क स्टडी क्या होता है जी, व्हाट इज वर्क स्टडी। ठीक है, वर्क स्टडी के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वर्क स्टडी इज अ सिस्टमैटिक मेथड यूज्ड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क प्रोसेस। वर्क स्टडी का मतलब होता है किसी वर्क प्रोसेस की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का एक सिस्टमैटिक तरीका। इसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं वर्क स्टडी के। पहला होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम स्टडी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मोशन स्टडी। वर्क स्टडी में क्या आपको है, पहला तो टाइम स्टडी और दूसरा है मोशन स्टडी। टाइम स्टडी में फोकस हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन द ऑप्टिमल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टास्क, यानी ऑप्टिमम कितना टाइम हमको चाहिए रहेगा किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम स्टडी। मोशन स्टडी में हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा फिजिकल मूवमेंट जो है वो एसोसिएटेड है किसी पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड, जिससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि कोई टास्क में जो अननेसेसरी मूवमेंट है, अननेसेसरी एक्शन है, उसको हम लोग हटा सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन स्टडी। दोनों स्टडी को मिलाने के बाद हम लोग को क्या बनता है, वर्क स्टडी। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इट इज डिफाइंड एज द एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक जॉब इन एन एफर्ट टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट मेथड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क स्टडी। ये सभी क्वेश्चन जो है ना, सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के। एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिए, ये एग्जाम में आने का पूरा चांस हो सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर इन अ मेथड स्टडी इज। मेथड स्टडी में जो करेक्ट ऑर्डर प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। सेलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, डिफाइन, इंस्टॉल, मेंटेन, या फिर सेलेक्ट, डिफाइन, एग्जामिन, डेवलप, रिकॉर्ड, इंस्टॉल, या फिर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट, रिकॉर्ड, डेवलप, एग्जामिन, डिफाइन, इंस्टॉल, मेंटेन, या फिर सेलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डिफाइन। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, डेवलप होगा यहाँ पे, डिफाइन, इंस्टॉल एंड मेंटेन, एंड ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द अबव। इस सवाल का देखिए सही उत्तर है कि जब भी हम किसी हम लोग वर्क स्टडी करते हैं, सॉरी मेथड स्टडी जब भी हम लोग करते हैं, तो मेथड स्टडी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा एरिया है, कौन सा प्रोसेस है जिसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो उसको पहले क्या किया, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करें, जो भी मेरा करंट प्रैक्टिस है, जो भी हम लोग प्रोसेस है, जो एरिया है, उसमें कौन कौन सा करंट भी प्रैक्टिस हो रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्या डेटा गैदर करते हैं डेटा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एग्जामिन करते हैं। क्या एग्जामिन करते हैं कि जो डेवलप मेथड है वो फिजिबल है कि नहीं है, एफिशिएंट है कि नहीं है। एग्जामिन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं क्या, नया मेथड्स या फिर इंप्रूवमेंट। अगर मान के चलिए जो हमारा डेवलप मेथड था, ठीक है, वो फिजिबल है, हो गया है, ठीक है, वो फिजिबल हो गया, एफिशिएंट है, तो फिर हम लोग देखेंगे क्या दूसरा मेथड तो डेवलप किया जा सकता है, या अगर उसमें इंप्रूवमेंट है तो उसको हम लोग डेवलप कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, जो भी इंप्रूव मेथड है या जो भी इंप्रूव प्रोसेस है उसको डिफाइन करेंगे। फिर क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जो नया तरीका है, ठीक है, जो नया मेथड हमने भी डेवलप किया उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, इंस्टॉल। उसके बाद क्या, मेंटेन आता है। मेंटेन में क्या है, हम लोग मॉनिटर करेंगे, मेंटेन करेंगे जो भी प्रोसेस है, ताकि इंश्योर कर सके कि एक वर्क जो है इफेक्टिवली कंटिन्यू हो सके। ये कुछ जो है सीक्वेंस ही आपको याद करना है। इसके लिए आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, SRE D²IM, ठीक है, SRE D²IM को याद करना है। सेलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप एंड डिफाइन, इंस्टॉल एंड मेंटेन, ऐसा करके आपको याद करना है। सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, सेलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, डिफाइन, इंस्टॉल एंड मेंटेन। अगले सवाल की तरफ आते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, डिफाइन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या होता है जी, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो मैनेजमेंट का डिफिनेशन होता है द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस इन ऑर्डर टू अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, जो भी एक्टिविटी हम लोग बिजनेस में करने वाले हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे नहीं बोला गया ऐसा कुछ भी, ठीक है, सोल मोटिव प्रॉफिटेबिलिटी ये भी नहीं रहता है, ठीक है। तो मेन जो आपका डिफिनेशन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपको याद रखना है। DGMS ने भी यही जो है ऑप्शन सेट किया था। अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन का इनमें से कौन पार्ट नहीं होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंट्रोल इन माइंस, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड प्लानिंग। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है मैनेजरियल फंक्शन में मेनली क्या इसमें इंक्लूड होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन है, इसमें हम लोग फोकस करते हैं इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को। लेकिन मैनेजरियल फंक्शन में ये कोर फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये मैनेजरियल फंक्शन का पार्ट नहीं होता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अथॉरिटी मीन्स
अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू कमांड, ठीक है। अथॉरिटीज आर राइट टू कमांड, कैन बी डेलीगेट, यानी दूसरों को आप डेलीगेट कर सकते हैं। अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन से ही अराइज होता है। फ्लोज डाउनवर्ड, ये नीचे ऊपर से नीचे जाता है, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ऑप्शन नंबर ई है ऑल ऑफ दिस। तो अथॉरिटी के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि अथॉरिटी क्या है? एक राइट टू कमांड है, जिसको आप डेलीगेट भी कर सकते हैं अपने जूनियर को, अपने सबऑर्डिनेट को। और ये क्यों होता है? फॉर्मल पोजीशन के कारण ही अराइज होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करेगा, यानी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट ये फ्लो करता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दिस। अगले सवाल की तरफ आते हैं। डिफाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को का डिफिनेशन क्या है जी? ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच कंपनी बिल्ड अप लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेयर फॉर देयर यूज। ये वह प्रोसेस है जिससे प्रत्येक कंपनी बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ स्पेयर अपने यूज के लिए बनाती है। ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच कंपनी मैन्युफैक्चर लार्ज नंबर ऑफ स्पेयर्स फॉर देयर यूज। तो लगभग ये भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है लार्ज नंबर ऑफ स्पेयर्स फॉर देयर यूज। ऑप्शन नंबर सी है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच कंपनी मैन्युफैक्चर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेयर्स फॉर मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग के लिए यहाँ पे जो है क्या करिए? लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो स्पेयर है उसको मैन्युफैक्चर करी है। ऑप्शन नंबर डी है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट कंपनी ऑलवेज हैज रिक्वायर्ड स्पेयर्स इट नीड्स ऑन हैंड एंड कीप लो स्टॉक्स विच इन टर्न रिजल्ट लो कॉस्ट एज पॉसिबल। एंड ऑप्शन नंबर ई है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट ईच कंपनी ऑलवेज हैज रिक्वायर्ड स्पेयर्स विच इट नीड्स बाय एस्टैब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इटसेल्फ एंड आल्सो सप्लाइज टू। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट अ कंपनी ऑलवेज हैज द रिक्वायर्ड स्पेयर इट नीड्स ऑन हैंड एंड कीप्स लो स्टॉक्स विच इन टर्न रिजल्ट लो कॉस्ट एज पॉसिबल। ये वह प्रोसेस है जिसे कंपनी सुनिश्चित करता है कि जितना उसको स्पेयर चाहिए है वो उसके पास हमेशा मौजूद हो, साथ ही साथ लो स्टॉक भी रहे, ताकि लो स्टॉक को रखने का जो खर्चा है वो कम से कम रहे, यानी जितना ज़रूरत है उतना हमारे पास, और जो स्टॉक है वो हमेशा रहना चाहिए। ज़्यादा रहने से क्या होगा? हमको रखने का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर बहुत ही कम रखेंगे तो हो सकता है हमारा डिमांड से कम रखेंगे तो फिर हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये बीच का जो चीज़ होता है उसी को मैनेज करता है कौन? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब ये इंश्योर करता है जितना रिक्वायर्ड है स्पेयर वो हमारे हैंड में रहे, लो स्टॉक्स में रहे, ताकि ज़्यादा स्टॉक रहने से क्या होगा? हमारा जो कॉस्ट है रखने का, मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए लो स्टॉक रहे, पर इतना रहे कि रिक्वायर्ड अमाउंट में रहे। इससे क्या होगा? हम लोग का पैसा भी कम खर्च होगा रखने में, मेंटेनेंस में, और हम सप्लाई भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सवाल का सही उत्तर क्या था? इसका सवाल का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट? मटेरियल मैनेजमेंट किसको कहते हैं? साइंटिफिक टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। साइंटिफिक टेक्निक जिससे फॉर प्रोक्योरिंग, ठीक है, फॉर प्रोक्योरिंग है साइंटिफिक टेक्निक जिससे हम लोग मटेरियल प्रोक्योर करते हैं फॉर डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। ऑप्शन नंबर बी है, साइंटिफिक टेक्निक कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम द परचेज टू यूजर एंड। वह साइंटिफिक टेक्निक जो कंसर्न है, जो रिलेटेड है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, किसी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ मटेरियल। फ्लो ऑफ मटेरियल का मतलब फ्रॉम परचेज टू कंज्यूमर। ये जो मटेरियल फ्लो हो रहा है तो इसका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग का जो साइंटिफिक टेक्निक है उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल मैनेजमेंट। यही ऑप्शन जो है इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम देयर एक्विजिशन टू देयर फाइनल यूज। यानी जो हमारा मटेरियल्स है, ठीक है, उसका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, मटेरियल का क्या फ्लो, ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम आपका परचेसिंग से आपका कंजम्पशन तक, ठीक है, यानी सप्लायर तक, जो भी हमारा मटेरियल का जो भी हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल मैनेजमेंट। इट encompasses the entire life cycle of material including procurement, storage, distribution to ensure efficient use, minimize cost and meet production needs effectively। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो एफिशिएंट यूज है इसको हम लोग इंश्योर कर पाते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज कर देते हैं, और जो हमारा प्रोडक्शन नीड्स है उसको भी हम लोग इफेक्टिवली मीट कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? इसमें जैसे कि परचेसिंग यहाँ इंक्लूड होगा, ठीक है, फिर रिसीविंग है, फिर क्वालिटी कंट्रोल चेक करेंगे, फिर इन्वेंट्री कंट्रोल, फिर वेयर हाउस और स्टोरेज यहाँ पे होगा, फिर इशूइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद जो कंजप्शन है, जो एंड यूजर यानी जो कंज्यूमर होगा। तो यहाँ तक जो मटेरियल, सपोज यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सपोज कंप्यूटर बनाना है, तो कंप्यूटर बनाने के बहुत सारे पार्ट्स चाहिए, तो आपने खरीदा, ठीक है, जब भी बाई किया होगा उसके बाद आप रिसीव किए, फिर उसको चेक किए, जो भी असेंबल करना है उसको अच्छे से रखे, वेयर हाउस में भेजे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर लास्ट में कहाँ पहुँचा? कंज्यूमर के पास पहुँचा। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये पूरा फ्लो मटेरियल का, इसी को हम लोग बोलते हैं कि क्या है? ये मटेरियल मैनेजमेंट है। अगले सवाल की तरफ आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा द फॉरकास्टिंग टेक्निक यूज फॉर मटेरियल प्लानिंग इज और आर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ट्रेंड एनालिसिस एंड कोरिलेशन। ऑप्शन क्या है? 1 एंड 3। ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 3, ऑप्शन नंबर ए है 2 एंड 3। जो फोरकास्टिंग टेक्निक है इसके लिए फॉर मटेरियल प्लानिंग, मटेरियल का प्लानिंग के लिए जो फोरकास्टिंग टेक्निक है वो क्या कौन सा है या कौन है? प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ट्रेंड एनालिसिस या कोरिलेशन। तो देखिए सबके बारे में देखते हैं, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 था, इसमें क्या होता है कि जो हिस्टोरिकल डाटा, जो पास का डाटा है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो पैटर्न्स है और ट्रेंड्स है जो कि हेल्प कर सकते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए फ्यूचर मटेरियल का नीड, ठीक है। तो हम लोग अगर मटेरियल मैनेजमेंट क्या करते हैं, हम लोग पास का डेटा देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है कब खरीदा गया था, ठीक है, कौन सा टाइम में खरीदा गया था, किस टाइप का प्रोडक्ट खरीदा गया था, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं फ्यूचर डिमांड को हम लोग मीट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। को बोलता है ट्रेंड एनालिसिस। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स टू फोरकास्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन अदर इन्फ्लुएंस फैक्टर। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप जो भी है उनको एनालाइज करते हैं, जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे, मटेरियल कितना रिक्वायर होगा उसको फोरकास्ट कर पाएंगे। इसके ऊपर आधारित रहेगा वेरियस इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर के ऊपर। तो कहीं ना कि हम लोग कितना हमको मटेरियल चाहिए होगा वो हम लोग फोरकास्ट कर पाएंगे कोरिलेशन से। कोरिलेशन का मतलब जो भी डिफरेंट वेरिएबल्स है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, उसको एनालाइज करके हम लोग जो है कितना हमारा मटेरियल का रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग कोरिलेट कर पाएंगे। और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इज मोर अबाउट डिटरमाइनिंग द actual needs rather than forecasting, so it is not typically classified as forecasting technique। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है, हमको जो है पता करना कि एक्चुअल में कितना यहाँ पे जरूरत है कोई भी प्रोडक्ट का, ठीक है, rather फोरकास्टिंग। यहाँ पे भविष्यवाणी कुछ नहीं करते हैं, यहाँ फोरकास्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या है कि फोरकास्टिंग टेक्निक के रूप में क्लासीफाई नहीं होता है। तो फोरकास्टिंग टेक्निक में कौन क्लासीफाई होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस एंड कोरिलेशन। तो ये फोरकास्टिंग टेक्निक जो है मटेरियल मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है, खासकर प्लानिंग में इस्तेमाल होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट सीट, या फिर ऑप्शन नंबर ई नॉन ऑफ। देखिए, जो फिक्स कॉस्ट होता है और जो वेरिएबल कॉस्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट, यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होता है, आप कितना भी प्रोडक्शन कर दें ये तो कॉस्ट है, ये चेंज नहीं होगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये वह कॉस्ट होता है जो डिपेंड करता है कि कितना हम लोग प्रोडक्शन कर पाते हैं। सपोज हमने बिस्कुट का एक फैक्ट्री खोला, ठीक है, बिस्किट का फैक्ट्री खोलने के लिए हमको मशीन लगा, हमको रूम रेंट पे लगा। अब जो हम मशीन खरीद के लाए थे, ठीक है, बाहर से, ठीक है, अब रूम जो हम रेंट किए हैं, अब चाहे हम कितना भी प्रोडक्शन करें इसका पैसा कम होगा क्या, नहीं कम होगा, रेंट कम होगा नहीं कम होगा। ये हो गया अपना क्या, फिक्स कॉस्ट। अब अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट होता है वह कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हिसाब से वैरी करता है। सपोज शिपिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है, शिपिंग कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर जो वैरी करता है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ हम लोग बिस्कुट बनाएंगे तो उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। कोई चीज़ हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, 10 बना रहे हैं, ठीक है, और 10 बना रहे हैं, हमको 5 रुपये लग रहा है। अब इसको अगर हम 10,000 बनेंगे ना तो हमको हो सकता है 3 रुपये लगे लागत, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो दोनों कॉस्ट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूज ऑफ पर्ट इज अ पार्ट ऑफ, पर्ट का इस्तेमाल करना किसका एक भाग होता है। पर्ट जो है, पर्ट का इस्तेमाल किसका एक भाग है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव, सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट, या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट। देखिए जो पर्ट है, ठीक है, पर्ट हो गया या सीपीएम वगैरह हो गया, ये है सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। पर्ट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम approach of management because it involves holistic view of managing project. It integrates various components including tasks, resources and time to ensure that the project is completed efficiently. Part जो है system approach to management का हिस्सा है, और बेसिकली इसमें क्या कंपोनेंट लगने वाले हैं, ठीक है, क्या टास्क है, क्या रिसोर्स है, कितना समय है, ठीक है, तो इसको क्या इंटीग्रेट करता है ताकि जो प्रोजेक्ट है इफिशिएंटली कंप्लीट हो सके। द सिस्टम अप्रोच फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इंटरैक्ट एंड अफेक्ट वन अनदर व्हिच इज अ कोर एस्पेक्ट ऑफ पार्ट। जो ये सिस्टम अप्रोच है मेनली वो फोकस करता है कि किसी प्रोजेक्ट के बहुत सारे जो हिस्से हैं आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये पर्ट का एक कोर एस्पेक्ट है। इसलिए हमारा जो पर्ट है वो किसका पार्ट है, वो है सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगले सवाल पे आते हैं, पर्ट सीपीएम का ही सवाल है। पर्ट एंड सीपीएम आर मैन पावर मैपिंग टेक्निक, नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क टेक्निक, माइनिंग एक्टिविटी एनालिसिस टेक्निक, एंड ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज। तो देखिए पर्ट और सीपीएम पिछले वाले स्लाइड में डिस्कस किए थे कि पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। दोनों के दोनों क्या है, नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स हैं, ठीक है। हम लोग ने डिस्कस किया था कि पर्ट जो है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पे काम करता है, वहीं सीपीएम डिटरमिनिस्टिक मॉडल पे काम करता है, सीपीएम स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम पे काम करता है। और ये तब काम करता है जब हम लोग को स्टार्टिंग और एंड टाइम जो है किसी प्रोजेक्ट का वो हमको पता है। पर्ट तब काम करता है जब हमको किसी प्रोजेक्ट को या किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमको टाइम नहीं पता है, तो उस समय पर्ट काम करेगा। तो दोनों क्या है, दोनों नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है डमी एक्टिविटी यूज्ड इन पर्ट नेटवर्क टू डिस्क्राइब। पर्ट नेटवर्क में डमी एक्टिविटी जो इस्तेमाल होता है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, प्रेसिडेंस, रिलेशनशिप, डैंगलिंग, रिसोर्स आइडलनेस, रिसोर्स रिस्ट्रिक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो डमी एक्टिविटी जो होता है पर्ट में, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंसी और प्रेसिडेंस रिलेशनशिप बिटवीन द टास्क, इंश्योरिंग दैट द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज एक्यूरेटली डिपिक्टेड। तो डमी एक्टिविटीज इन पर्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है, डिपेंडेंसी या प्रेसिडेंस रिलेशनशिप बिटवीन द टास्क। दो टास्क के बीच में क्या प्रेसिडेंस रिलेशनशिप है या क्या डिपेंडेंसी है, इसको ये रिप्रेजेंट करता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किसी एक्टिविटी का जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो मेंटेन रहे ताकि वो आपको अच्छे से दिख पाए। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, डमी एक्टिविटी इस्तेमाल होता है। तो डमी एक्टिविटी कहाँ इस्तेमाल होगा, पर्ट में इस्तेमाल होगा, किसी नहीं इस्तेमाल होता है टू डिस्क्राइब प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। चलिए अगला सवाल है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ। फंक्शन के आधार पे एक्टिविटीज को ग्रुपिंग करना ये किसका पार्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो देखिए क्या है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो एक्टिविटीज होते हैं
वो ग्रुप किए जाते हैं, इकट्ठा किया जाता है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन और स्पेशलिटीज सच एज मार्केटिंग, फिनांस, प्रोडक्शन, ठीक है, जिससे क्या है स्पेशलाइजेशन को अलाउ किया जा सके, एक्सपर्टाइज को अलाउ किया जा सके हर फंक्शन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप प्रेसिडेंट हुआ कोई कंपनी का, उसमें क्या है, एक हमारा जो बोल सकते हैं जो एक्टिविटी है ग्रुप करके दिया है, ग्रुपिंग हो गया कौन सा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा ग्रुपिंग है फाइनेंस, तीसरा मार्केटिंग, चौथा क्या है, डिविजनल प्रोडक्ट। आप ये जो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जब एक्टिविटी ग्रुप किया गया ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अगले सवाल की तरफ आते हैं, लूज कंट्रोल ऑफ सी आइटम्स इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंक्रीजेस। अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सी आइटम को लूज कंट्रोल करते हैं तो इससे क्या बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ वियर, ऑब्सोलेसेंस, ऑप्शन नंबर डी है वेस्टफुल यूज, ऑप्शन नंबर ई है ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, देखिए पहले कि अगर सी आइटम्स का मतलब क्या होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, तो देखिए ए बी सी एनालिसिस का ये पार्ट है, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल में। तो सी जो होता है ये लो वैल्यू आइटम्स होते हैं, सस्ते वाले आइटम्स होते हैं, जिनका जो टर्नओवर होता है वो हाई होता है। लूज अगर इसमें अगर कंट्रोल जो है वो कम करेंगे तो इससे क्या होगा, कैन लीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ड्यू टू हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ग्रेटर एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ वियर, इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस एंड वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्स। तो अगर आप सी जो अपना आइटम्स है, जो लो वैल्यू आइटम्स है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं ना, इसका जो प्राइस होता है काफ़ी कम होता है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, हाई टर्नओवर रेट है इसका, ठीक है। तो अगर इस पर आप जो है लूज कंट्रोल करते हैं इस आइटम पे, तो इससे क्या होगा, जो कॉस्ट है, ठीक है, इन्वेंट्री का वो बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर जो है सेल्फ वियर वो भी बढ़ जाएगा, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस भी बढ़ जाएगा और वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्स भी बढ़ जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगले सवाल पे आते हैं, इन एबीसी कंट्रोल पॉलिसी मैक्सिमम अटेंशन इज गिवन टू। एबीसी कंट्रोल पॉलिसी में मैक्सिमम अटेंशन किसको दिया जाता है, दोज आइटम्स विच कंज्यूम मनी, वह आइटम जो मनी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम पे मैक्सिमम अटेंशन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है दोज आइटम्स विच आर इन मोर डिमांड, वाई, तो वैसे आइटम पे फोकस किया जाता है ज़्यादा, जो ज़्यादा डिमांड पे है। ऑप्शन नंबर डी है दोज आइटम्स विच कंज्यूम्स मोर मनी, वैसे आइटम जो ज़्यादा मनी को कंज्यूम करते हैं। तो क्या होगा सवाल का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ई भी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए एबीसी जो कंट्रोल पॉलिसी है, देखिए ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल का पार्ट है ये, इसमें 3 भाग में हम लोग जो है बांटते हैं इन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी वैल्यू और इनका इंपॉर्टेंस के आधार पे, ए वेरी इंपॉर्टेंट, बी इंपॉर्टेंट और सी लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ए जो है बहुत कम क्वांटिटी में होगा, बी जो है इससे ज़्यादा रहेगा और सी जो है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हाई वैल्यू आइटम्स होता है जो मोस्ट ऑफ द मनी कंज्यूम करता है, रिक्वायरिंग द मोस्ट अटेंशन, सबसे ज़्यादा अटेंशन जो है जो कंट्रोल में वो यही आइटम लगेगा। बी एंड सी जो है लेसर वैल्यू के होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस भी थोड़ा उनसे कम होता है एक तुलना में, और सी जो होता है वो टिपिकली सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव होता है, सबसे कम महंगा होता है और सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, और इसमें जो पैसा जो लगता है वो बहुत ही कम लगता है। ए वाले में जो है ज़्यादा कॉस्टली होता है, जो ए सबसे ज़्यादा कॉस्टली होगा, सी सबसे सस्ता होगा, ठीक है, ये याद आपको रख लेना है। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या होगा, दोज आइटम्स विच कंज्यूम मोर मनी। तो एबीसी कंट्रोल पॉलिसी में जो मैक्सिमम अटेंशन हम लोग वैसे आइटम पे देंगे इसमें ज़्यादा मनी कंज्यूम हो रहा है, दोज आइटम विच कंज्यूम्स मोर मनी, सबसे ज़्यादा, यानी ए पे हमको फोकस करना है, ठीक है। और ये सवाल की तरफ आते हैं, वीईडी, वीईडी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर। वीईडी क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, उसका फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया क्या है, वैल्यूएबल, इजी, डिफिकल्ट, वेरी एसेंशियल, डिजायर्ड, नन ऑफ द अबव, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, वैल्यूएबल, इफेक्टिव, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। तो क्या है इसका फुल फॉर्म, तो देखिए एबीसी और वीईडी दोनों जो है इन्वेंट्री कंट्रोल के टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल किया जाता है आइटम्स को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। वीईडी एनालिसिस जो है एक मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जिसे वो कैटेगराइज करता है इन्वेंट्री बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी टू ऑपरेशन, ठीक है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनका जरूरत क्या है, उसके आधार पर वीईडी जो है क्या करता है कि क्लासीफाई करता है बहुत सारे आइटम्स को, और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। वाइटल का मतलब होता है वह आइटम जो कि क्रूशियल है प्रोडक्शन के लिए, ऑपरेशंस के लिए, और उनका एब्सेंस वुड सेवरली डिस्टर्ब द प्रोसेस, अगर उनका, ठीक है, अगर वो नहीं रहते तो पूरा प्रोसेस ही जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये क्या है, वाइटल, बी फॉर वाइटल हम लोग बोलेंगे। एसेंशियल का मतलब होता है कि वैसे आइटम्स है जो कि जरूरी तो है पर उतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं जितना वाइटल आइटम्स है, इनका एब्सेंस जो है थोड़ा मोड़ा इनकन्वीनियंस तो काउज करेगा पर डिस्रप्शन इमीडिएटली नहीं होगा। और डिजायरेबल का मतलब होता है कि वैसे आइटम्स जो कि इसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है, बट आर बेनिफिशियल, लेकिन जरूरी मतलब उतना ज़्यादा जरूरी तो नहीं है पर बेनिफिशियल है, बेनिफिट हमको इससे हो जाएगा। देयर एब्सेंस डज नॉट इम्पैक्ट द इमीडिएट ऑपरेशन बट कुड इफेक्ट ओवरऑल एफिशिएंसी और सेटिस्फैक्शन। उनका अगर गैर मौजूदगी होता है तो इमीडिएट ऑपरेशन पे तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल एफिशिएंसी या ओवरऑल सेटिस्फैक्शन पे प्रभाव पड़ सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वीईडी, वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल। देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, देखिए पहला टेक्निक है एबीसी, ठीक है, दूसरा टेक्निक है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसके बाद है वीईडी, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल, एसडीएनएस होता है, एसओएस होता है और इंटुइटिव भी मेथड होता है। ये सब क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं, इसका सवाल तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर हो क्या है, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, नॉन ऑफ द ऑप्शन, ह्यूमन बी, वेजेस एंड इंसेंटिव्स। तो देखिए पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब रिलेटेड किससे, पर्सनल से यानी लोगों से रिलेटेड है, ठीक है, यानी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है।
तो पर्सनल मैनेजमेंट को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं, और इसका जो मेन फोकस होता है वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के ऊपर ही होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट डील्स विद रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज। ये किसको डील करता है, ठीक है, मैन पावर को रिक्रूट करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना कंपनसेशन देना, ठीक है, और ओवरऑल उनका जो एम्प्लॉयज है उनका वेलबींग के ऊपर ये मैनेजमेंट फोकस करता है। कौन? पर्सनल मैनेजमेंट, जिसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाले जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें और भी सारे कई क्वेश्चन हैं। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, याद रखें कि अभी DGMS 2024 का जो एग्जाम पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया है, खासकर सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में। अभी मैनेजमेंट के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपका एक बहुत ज़्यादा टाइम जो है, फोकस है, वो मैनेजमेंट के ऊपर जाना ही चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन जो है, अगर आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जाता है, अभी भी अगर आप पढ़ के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबके पास वीडियो पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम पे अपलोड करने का। मिलते हैं और ऐसी वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद।